भाई मेरी सांस फूल रही है इस एनिमे का रिव्यू करते टाइम पर, बिकॉज इसने इतनी ज्यादा हाइप को क्रिएट कर दिया है। क्रंची रोल का तो इसने पूरा का पूरा सर्वर ही डाउन कर दिया बॉस। यस बॉस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोलो लेवलिंग। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कार्टिनेंट टेम्पल के बारे में, साथ में ये भी जानेंगे कि इस टेम्पल का आखिर राज क्या है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इस एनिमे के सबसे पावरफुल कैरेक्टर की बात करूं तो वो है द एब्सोल्यूट बीइंग। एब्सोल्यूट बीइंग जिसने रूलर्स और मोनार्क्स को बनाया था। अब ये रूलर्स और मोनार्क्स कौन है, ये हम अपने दूसरे वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले हम कार्टिनेंट टेम्पल के कुछ हिडन सीक्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिन्वू के साथ 16 हंटर्स डी लेवल गेट को क्लियर करने के लिए जाते हैं, बट उनके डी लेवल के गेट को क्लियर करने के बाद उन्हें एक और डंजन दिखाई देता है, यानी कि कॉम्बो ऑफर मिला सबको पैसा कमाने का। पैसा ही पैसा होगा। हालांकि सभी हंटर्स को ये अंदाजा हो जाता है कि ये डंजन हमारे लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है। इस डंजन के अंदर कुछ हंटर्स जाना चाहते थे तो कुछ हंटर्स नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने वोटिंग के थ्रू उस डंजन के अंदर जाने का फैसला लिया, पर उन्हें क्या पता था कि वहां पर कोई जाता है तो अपनी मर्जी से, पर वापिस आता है तो उसकी मर्जी से। उसकी मतलब कि इस डंजन का आर्किटेक्चर। आगे बताता हूँ कि इस डंजन का आर्किटेक्चर कौन है। जैसे ही वो लोग उस टेम्पल के अंदर जाते हैं, वहाँ का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उन्हें वहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियों के स्टैचूज दिखाई देते हैं। और ये मूर्तियाँ तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ ही सेकंड्स में वो सभी मूर्तियाँ सभी हंटर्स को गाजर मूली की तरह काटने लगी थी, जो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। उन मूर्तियों ने लगभग सभी को पेल दिया था। जिन्वू के लेके अब सिर्फ कुछ ही हंटर्स बचे थे। अब हम आते हैं अपने आर्किटेक्चर के ऊपर। आर्किटेक्चर जो कि किंग का सोर्सर भी माना जाता है। आर्किटेक्चर ने शैडो मोनार्क्स को एक परफेक्ट ह्यूमन वेसल देने का वादा किया था। शैडो मोनार्क सभी मोनार्क्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग है। करंटली अगर हम अभी देखें तो शैडो मोनार्क सबसे ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज एब्सोल्यूट बीइंग को रूलर्स ने मार दिया था। अब रूलर्स ने अपने ही क्रिएटर्स को क्यों और कैसे मारा, ये हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। एक और राज की बात बताता हूँ, शैडो मोनार्क्स भी पहले रूलर्स ही था। आगे जाके उसने मोनार्क्स की टीम को ज्वाइन कर लिया था, एंड जिसकी वजह से उसको शैडो मोनार्क्स भी कहा जाने लगा। आर्किटेक्चर को एक ऐसा ह्यूमन वेसल चाहिए था जो कि फिजिकली सुपीरियर, मेंटली स्ट्रॉन्ग और मोर एक्यूट हो, एंड जिसकी सेंसिटिव मैना को लेके सबसे ज्यादा हो। बट यहाँ पर मोनार्क्स के लिए सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट थी। मोनार्क्स को कोई स्ट्रॉन्ग, एक्यूट या फिर सेंसिटिव ह्यूमन वेसल नहीं चाहिए था, बल्कि उसे एक ऐसा वेसल चाहिए था जो कि मौत के मुंह से कई बार बाहर निकल के आया हो और वो मौत के डर को अच्छे से जानता हो। तो ऐसा कैरेक्टर अपने जिन्वू के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जिन्वू जो कि ई रैंक पर था, जिस किसी भी डंजन में जाता था बेचारा कुत्ते की तरह पिटता था। हर मिशन में वो मरते मरते बचता था। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। मोनार्क्स कंप्लीटली जिन्वू को अपना वेसल बनाना चाहता था और इसके लिए उसने जिन्वू को ही चूज किया। बट कहीं ना कहीं ये बात हमारे आर्किटेक्चर को कांटे की तरह चुभ रही थी। आर्किटेक्चर कंप्लीटली मोनार्क्स के इस डिसीजन से एग्री नहीं था। बट कुछ भी हो, शैडो मोनार्क्स ठहरा सुप्रीम गॉड। जो कहेगा आर्किटेक्चर को तो वो करना ही पड़ेगा, पोलाइटली या फिर फोर्सफुली। देखो यार, एंडिंग के सीन्स में हमने देखा था कि जिन्वू ने इतने इंटेंस सिचुएशन में भी अपने टीम मेंबर्स के काफी लोगों को बचा लेता है। और सच कहूं तो उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो वो अकेला रुक जाता है वहां पर सबको बचाने के लिए। जिन्वू की एक बात जो कि मेरे दिमाग से नहीं निकलती, वो ये है कि जब सब चले जाते हैं तब जिन्वू बोलता है कि मैं इन सभी में से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। अरे तोरे मैया का सैया मारा है भाई, साइज तो देख ले उनका और उनकी पावर्स तो देख ले तू। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी जिन्वू उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। हाँ, वो बात की बात है, वो किसी का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता है। सभी मूर्तियों ने मिलके इसी को पेल दिया। दैट्स अ मेन रीजन कि शैडो मोनार्क ने अपने जिन्वू को ही चूज किया एज अ वेसल। बट अभी भी कंप्लीट सिचुएशन अपने शैडो मोनार्क के हाथों में नहीं थी। जिन्वू था तो एक आखिर इंसान ही ना। अगर डायरेक्टली उसके अंदर शैडो मोनार्क की पावर को इनहेरिट करते तो उसका वहीं पर बूम हो जाता। आई मीन कि वो वहीं पर फट जाता, उतने पावर को स्टोर ही नहीं कर पाता। तो इस सिचुएशन में अपने आर्किटेक्ट ने एक सॉल्यूशन निकाला। जिन्वू को उतना स्ट्रॉन्ग और कैपेबल बनाने के लिए उसको डेली एक टास्क देता। इस टास्क में जिन्वू अपने लेवल्स को क्लियर करके नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाता। हर लेवल पर उसे डिफरेंट मॉन्स्टर्स को हराना पड़ता और मिशंस को क्लियर करना पड़ता। मिशंस को क्लियर करने के बाद शैडो मोनार्क्स की पावर्स थोड़ी थोड़ी फ्रेगमेंट्स के रूप में
में उसे मिलती। इस पूरे टास्क को उस आर्किटेक्ट ने एक गेम की तरह डिजाइन किया था। जिन्वो इस गेम का मेन प्लेयर था, जिसे हर लेवल को क्लियर करने के बाद अलग अलग पावर्स और एक्सपीरियंस मिलती और ऐसे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता था। और इसी की वजह से इस एनिमे का नाम सोलो लेवलिंग पड़ा। अगर थोड़ा सा सीन को रिवाइंड करे तो कार्टिनन टेम्पल का जो रूल बनाया गया था वो तो बस एक फॉर्मेलिटीज थी, ताकि आर्किटेक्ट वर्दी वेसल का पता लगा सके। और उन सभी रूल्स को डिकोड करने वाला पहला कैरेक्टर अपना जिन्वो ही था। उसने उस रूल्स को डिकोड भी किया और खुद को सेक्रीफाइस भी किया अपने टीम्स को बचाने के लिए। और जिन्वो की इसी अदा पर शैडो मोनार्क फिदा हो गया। तो दोस्तों, सोलो लेवलिंग के ऊपर और भी वीडियो आने वाली है। इसके नेक्स्ट वीडियो हम ये जानेंगे कि रूलर्स और मोनार्क्स को आखिर बनाया क्यों गया था, एंड सेकंड थिंग, रूलर्स ने अपने ही क्रिएटर को क्यों मारा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।